भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। भारत ने दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों के समूह यूरोपीय यूनियन के साथ ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते में ऐसा बहुत साफ साफ तय किया गया है जो भारत के विकसित बनने के सपने को पूरा करने में सहायक साबित होगा। साल 2047 तक विकसित भारत का सपना देखने वालों के लिए 27 जनवरी सुनहरा और ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। लेकिन जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जहां 27 जनवरी को गोल्डन डे साबित करने में भारत सरकार का पूरा महकमा जुटा था, वहीं इस गोल्डन डे को ब्लैक डे साबित करने की कोशिश दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अंजाम लेती दिखी। हम चाहते हैं आप इन दो तस्वीरों की मदद से इस फर्क को समझिए, खुद तय करें कि ये किस ओर इशारा कर रही है। आप इसे क्या कहेंगे, ये साजिश है या संयोग? यकीन मानिए, इन तस्वीरों ने भारत के आम आदमी को तो उलझाया ही, ग्लोबल मीडिया के लिए भी उलझन पैदा करने वाला साबित हुआ। वो ग्लोबल मीडिया जिसका अटेंशन भारत और यूरोप के बीच होने जा रहे मदर ऑफ ऑल डील्स को लेकर था, जिसे राजघाट से लेकर हैदराबाद हाउस तक की तस्वीरों को दुनिया के लोगों तक पहुंचना था। उसके सामने दूसरा कितना बड़ा, कितना बवाली विजुअल कंटेंट पेश किया जा रहा था। देश की राजधानी की सड़कों पर ही नहीं, यूजीसी के नियमों के विरोध में देश के तमाम बड़े शहरों में युवाओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिन भर आती रही। देश का युवा परेशान है, ये दिखाने की कोशिश की गई। देश का मीडिया ज्यादातर इन्हीं तस्वीरों में उलझा रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं, और क्या सोची समझी बात थी, प्लानिंग थी, वो सब कुछ सामने है। नतीजा क्या हुआ आप समझिए। भारत के लोगों को गौरव का एहसास करवाने वाले विजुअल कंटेंट स्क्रीन से जबरन आउट हो गए। बेहद खास विदेशी मेहमानों की मूवमेंट की तस्वीरें देश के आम लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच सकी। भारत ईयू संबंधों को नई ऊंचाई देने वाले घटनाक्रम को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका। आप कह सकते हैं ऐतिहासिक समझौते के गौरवान्वित करने वाले पलों से दूरी बना दी। यह समझौता भारत के आम लोगों को क्या लाभ पहुंचा सकता है, यह सही से नहीं समझाया जा सका। इसकी जगह क्या संदेश गया, अब आप इन तस्वीरों से समझिए। सारे घटनाक्रम को अगर आप एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। आप समझ सकेंगे दुनिया की राजनीति और दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर नए उभरते भारत की बड़ी तस्वीर को कैसे धूमिल करने की कोशिश की गई, कैसे एक साथ युवाओं के बवाल, बैंकों की हड़ताल, एसआईआर के नाम पर देश की संस्थागत कमजोरी को साबित करने का प्रयास दिखा। ये तीन तस्वीरें इसे समझाने के लिए काफी है। अब हम आपको थोड़े शब्दों में बताते चलते हैं ये बवाल क्यों हो रहे हैं। इसके बाद फिर हम आपको भारत की बड़ी तस्वीर पर भी ले चलेंगे। सबसे पहले बात यूजीसी के नियमों की ही कर लेते हैं, जिस पर भारत का समस्त सवर्ण समाज आक्रोशित बताया जा रहा है, जिसे लेकर देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों की सड़कों पर युवाओं का हंगामा, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वजह ये बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव को दूर करने की मंशा से यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसे लेकर असंतोष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय परिषद यानी यूजीसी 13 जनवरी को नया नियम लेकर आया। नाम दिया उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026, और इसके तहत विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए इक्विटी कमेटी यानी समता समिति का प्रावधान किया गया है, जो पीड़ित छात्रों की शिकायतों की सुनवाई करेगी। नियम के तहत इस समता समिति में ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया है। यही विवाद का मुद्दा बन गया है। सवर्ण समाज के छात्रों को लगता है कि इस कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में उन्हें कभी भी गलत तरीके से फंसाया जा सकता है।
यूजीसी का ये कानून कैंपस के अंदर का माहौल सुधारने की बजाय और अधिक बिगाड़ सकता है। इसी के साथ आज ही देश भर में सरकारी बैंकों की हड़ताल भी होगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से इस हड़ताल का आह्वान किया गया। अब बैंक वालों की मांग सुन लीजिए। बैंकों के कर्मचारी 5 डे वर्क वीक लागू करने की मांग कर रहे हैं। आज एसआईआर पर भी बवाल देखने को मिला। कोलकाता में जमीयत उलमाए हिंद एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतरा। वेस्ट बंगाल के मुस्लिम समाज के लोगों ने आज का ही दिन एसआईआर के विरोध के लिए चुना। उनकी तरफ से कोलकाता के राजा बाजार से एसएन बनर्जी रोड तक प्रदर्शन किया गया। तो आप तीनों ही मसलों को देख सकते हैं। कोई भी ऐसा मसला नहीं जिस पर आज ही के दिन हंगामा करना बहुत जरूरी हो। आपको लगता है? आप खुद भी समझदार हैं, कई प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हुए होंगे। आपको लग रहा है ऐसा? क्या इन तीनों मसलों पर आज इतना बड़ा दिन था, वर्ल्ड अटेंशन इंडिया पर था, इस पर आज हंगामा करना जरूरी था? यूजीसी के विरोध का आंदोलन पिछले 13-14 दिनों से खड़ा किया गया। आज ही के दिन इस आंदोलन का क्लाइमेक्स दिखाने की कोशिश की गई। इसी तरह बैंकों के कर्मचारी पिछले कई सालों से 5 डे अ वीक वर्किंग की मांग कर रहे हैं। एसआईआर के जरिए भारत के चुनाव आयोग को गलत साबित करने की कवायद लंबे वक्त से चल रही है। आज इसके विरोध की खानापूर्ति करने जैसी तस्वीर कोलकाता से सामने आई। तो कहना गलत नहीं होगा, आज के ऐतिहासिक दिन की खबरें इन खबरों की वजह से दब गई। भारत की जो बड़ी तस्वीर देश दुनिया के सामने आनी चाहिए थी, वो सही तरीके से नहीं आ सकी। आइए अब हम आपको बताते हैं 27 जनवरी का दिन कैसे विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों ने आज ऐतिहासिक ऊंचाई हासिल की है। 27 जनवरी के दिन भारत ने ईयू के 27 देशों के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया है, जिसका मतलब है करीब 145 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत अब ईयू के 45 करोड़ आबादी के साथ जुड़ गया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि ईयू दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। यह हैसियत आज हासिल हुई है और इन आंकड़ों से आप आज जो डील भारत और ईयू के बीच हुई है उसकी अहमियत को समझ सकते हैं इस डील ने कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी। आप समझ सकते हैं कैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसने परेशान कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस समझौते के लिए पिछले 18 सालों से प्रयास किया जा रहा था। 18 सालों की लंबी बातचीत के बाद आज का दिन यानी मंगलवार का शुभ दिन आया, जब भारत और यूरोपीय यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर साइन किया। दोनों के बीच 16वीं बैठक के दौरान इसका ऐलान किया गया, जिसमें इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। यानी दोनों ने आज तक जितने भी समझौते अलग अलग देशों या आपस में किए, ये समझौता उन सबसे बड़ा और व्यापक असर डालने वाला है। ये भारत ईयू के बीच संबंधों को विस्तार देगा, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोलेगा। इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस डील के बाद भारत और ईयू देशों के बीच होने वाले कारोबार में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब में काफी कमी आ जाएगी। जैसे भारत में BMW, मर्सिडीज जैसी कारों पर लगने वाले टैक्स 110% से घटाकर 10% हो जाएगा। यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर लगने वाला टैक्स 150% से घटकर 20 से 30% हो सकता है। इसी तरह ऑलिव ऑयल, मशीनरी, मेडिकल प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हो जाएंगे। तो भारत के कारोबारियों को तो बड़ा बाजार मिलेगा ही। भारतीय युवाओं के लिए यूरोपीय देशों में काम करना आसान हो जाएगा। यही वो बातें हैं, माफ कीजिएगा, जिनकी चर्चा आज भारत के युवाओं के बीच होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया,
भारत का युवा आज सड़कों पर जातिगत श्रेष्ठता की लड़ाई में उलझा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया कि आज का दिन कैसे भारत के लिए बेहद खास है। ये भारत और यूरोपीय देशों को करीब लाने का काम तो करेगा ही, दोनों के बीच हुआ ये समझौता एक स्पष्ट एजेंडा देगा, दोनों पक्षों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। ये एक नए युग की शुरुआत है। भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। आज आपको यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन को भी जरूर सुनना चाहिए, जिन्होंने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। India has risen and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous and more secure, and we all benefit. यूरोप भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और इस डील के बाद दोनों के कारोबारी रिश्तों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। ये तब और अहम हो जाता है जब अमेरिका और भारत के बीच कारोबारी रिश्तों में ट्रंप के टैरिफ टेरर की वजह से काफी झटके लग रहे हैं। उम्मीद है कि अमेरिका को निर्यात में होने वाले नुकसान की भरपाई यूरोप से की जा सकती है। दुनिया की राजनीति में भी इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसने ट्रंप को हिला कर रख दिया है। तो ये आज भारत के कैनवास पर तस्वीर थी, लेकिन इसको धूमिल करने का प्रियंका प्रयास किया गया और जो वजह हमने गिनाई, ठीक है, ये नहीं है, आप भारत के वासी हैं, आपको अपने बातों को लेकर प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन क्या ये हक और ये समझदारी नहीं होनी चाहिए कि आज जबकि वर्ल्ड अटेंशन है इंडिया पर, इतनी बड़ी डील होने जा रही है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर, ऐसे समय में कि बजट आ रहे हैं, उससे पहले ये डील होना, लेकिन ये समझ से पर है। तो ये समझना होगा, मुझे लगता है, देश के लोगों को भी और अलग अलग नफा नुकसान तय करने वाले वर्ग को, कि देश की एक तरीके से ये अब मान सम्मान वाली बात आज थी और आज कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मनोज, देखिए ये सवाल तो बना ही रहेगा कि ये साजिश थी या फिर ये सहयोग था। तो उसके साथ ही एक चीज़ और अगर इसमें बताइए, ये जो खबर थी सिर्फ आर्थिक खबर नहीं थी, मुझे लगता है कि भारत की वैश्विक आर्थिक महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक रहा है और अगर दूरदर्शी और संतुलित नीति के तहत काम किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे अवसर खोल सकता है। देखिए जाहिर सी बातें चुनौतियां रहने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि अवसर बहुत ज़्यादा इससे होने वाले हैं। ये तो वो वाली बात होगी ना प्रियंका, कि मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया है और मैं आपके पास आऊँ कि और ये मैं कहूँ कि प्रियंका आपने ये काम नहीं किया था, प्रियंका आपने वो जो असाइनमेंट था उसको आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया। मतलब आपके घर मेहमान आए और आप इस तरीके की चीज कर रहे हैं कि अपनी ही कमजोरी उनके सामने रख। बिल्कुल मनोज, देखिए इसे नासमझी कहे या फिर चालाकी कहे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो आज जो खबर है वो ऐतिहासिक है, इतना जरूर कहेंगे। बिल्कुल, अगली स्टोरी का रुख करते हैं और हमारी आज की अगली खबर की शुरुआत जरा एक सवाल से करते हैं। छुट्टी पर जाना मतलब क्या होता है? पहाड़, समंदर, लग्जरी होटल्स, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली तस्वीरें लेना, है ना? लेकिन आज भारत की युवा पीढ़ी यानी जेनजी इस सोच से आगे निकल चुकी है। आज सवाल ये नहीं है कि कहाँ मजा आएगा, सवाल ये है कि कहाँ कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। भारत में एक नया ट्रैवल ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, नाम है
डार्क टूरिज्म। इन जगहों की यात्रा जो मौत, त्रासदी, हिंसा, संघर्ष या ऐतिहासिक पीड़ा से जुड़ी रही है। ये जगहें युद्ध, नरसंहार, प्राकृतिक आपदा, जेल, सुनसान बस्तियां या रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। डार्क टूरिज्म का मकसद मनोरंजन नहीं है, बल्कि इतिहास को समझना, बीते दौर की गलतियों से सीख लेना और उन लोगों को याद करना होता है जिन्होंने दर्द झेला। इसे ग्रीफ टूरिज्म या ब्लैक टूरिज्म भी कहा जाता है। आज दुनिया के कई देशों में ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। जेनजी और मिलेनियल्स अब सिर्फ घूमना नहीं चाहते, वो इतिहास को महसूस करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आज जो आजादी, सुविधाएं और अधिकार हमें मिले हैं, उनकी कीमत क्या थी। और यही सोच भारत के टूरिज्म के मायने बदल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेनजी ही डार्क टूरिज्म की तरफ क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब सीधा है, ये वो पीढ़ी है जो सिर्फ किताबों में लिखा इतिहास पढ़कर संतुष्ट नहीं होती। जेनजी सवाल पूछती है, वो जानना चाहती है कि ये घटनाएं हुई कैसे, इनके पीछे सत्ता और राजनीति की क्या भूमिका थी और आम लोगों ने क्या झेला। आज का युवा ट्रैवल को सेल्फ ग्रोथ और सोशल अवेयरनेस का जरिया मानता है। उनके लिए ट्रैवल एक क्लासरूम है जहां राजनीति, समाज, सत्ता की क्रूरता और इंसानी मजबूती सब कुछ एक साथ दिखता है। सोशल मीडिया ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब व्लॉग्स और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए ऐसी जगहों की कहानियां युवाओं तक पहुंच रही हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं है। जेनजी थ्रिल्स के साथ ट्रुथ ढूंढ रही है। वो फिल्टर वाली दुनिया से बाहर निकलकर उस सच से रूबरू होना चाहती है जो असहज करता है, सोचने पर मजबूर करता है। और अब बात उन जगहों की भी कर लेते हैं जो भारत में डार्क टूरिज्म की पहचान बन चुकी है। सबसे पहले जलियांवाला बाग, अमृतसर, एक ऐसा मैदान जहां आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान इतिहास की गवाही देते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। ये जगह याद दिलाती है कि सत्ता जब बेकाबू होती है तो आम लोग कैसे कुचले जाते हैं। इसके बाद सेल्यूलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, जिससे हम काला पानी कहते हैं। ये जेल सिर्फ ईंट और लोहे की इमारत नहीं है, बल्कि आजादी की कीमत का सबूत है। छोटी छोटी कोठरियां, जंजीरें और सजा के किस्से बताते हैं कि स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। राजस्थान का भानगढ़ और जैसलमेर का कुलधरा गांव भी जेनजी को आकर्षित कर रहा है। सुनसान गलियां, रहस्य और लोक कथाएं युवाओं को सोचने पर मजबूर करती हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, आम लोगों के डर और विश्वासों का भी होता है। उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जहां सदियों पुराने कंकाल आज भी सवाल पूछते हैं कि आखिर ये मौतें कैसे हुई। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये भारत के वो पन्ने हैं जो हमें आईना दिखाते हैं। अब जरा इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को भी समझिए। आखिर इंसान दुख, मौत और त्रासदी से जुड़ी जगहों की तरफ क्यों खिंचता है? समाजशास्त्री और विशेषज्ञ मानते हैं कि डार्क टूरिज्म इंसान को पर्सपेक्टिव देता है। जब कोई व्यक्ति इतिहास के दर्द को नजदीक से देखता है तो वो अपने वर्तमान को ज्यादा गहराई से समझने लगता है। छोटी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और जिंदगी की अहमियत समझ आती है। इसके साथ ही यात्राएं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी तरीका बन जाती हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत कुछ सहा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी, क्या हम इन जगहों पर सम्मान के साथ जा रहे हैं या इन्हें सिर्फ कंटेंट बनाने का जरिया बना रहे हैं? क्या सेल्फी और रील्स इतिहास की गंभीरता को हल्का कर रही है? इसी चिंता के चलते प्रशासन और टूरिज्म इंडस्ट्री भी सतर्क है। गाइडेड टूर्स, ट्रेन हिस्टोरियंस और सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि इन जगहों की गरिमा बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो डार्क टूरिज्म ने कई इलाकों को नया जीवन भी दिया है। जिन जगहों को पहले नजरअंदाज किया जाता था, वहां अब रोजगार के नए अवसर बने। स्थानीय गाइड, होटल, टैक्सी ड्राइवर और हस्तशिल्प से जुड़े लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही संतुलन बेहद जरूरी है। कमाई और संवेदनशीलता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अगर ये जगह ही सिर्फ बिजनेस बन गई तो इनका मकसद खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डार्क टूरिज्म ज्ञान और सम्मान के साथ किया जाए, ना कि सनसनी के लिए। अब सवाल यह है कि क्या डार्क टूरिज्म सिर्फ एक ट्रेंड है या भारत की सोच में आ रहे बड़े बदलाव का संकेत? तो आज की युवा पीढ़ी बता रही है कि छुट्टियां सिर्फ आराम के लिए नहीं होती है, वो समझदारी के लिए भी हो सकती है। जेनजी खुशियां ढूंढने के साथ साथ सच्चाई से सामना करना भी सीख रही है। भारत जैसे देश में जहां इतिहास गौरवशाली भी है और दर्दनाक भी है, डार्क टूरिज्म हमें याद दिलाता है कि अतीत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि आज युवा इतिहास से भाग नहीं रहा, बल्कि इतिहास की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। और यही है जेनजी के बीच डार्क टूरिज्म के बढ़ते ट्रेंड की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी सूबे में सत्ता की हैट्रिक लगाने के मिशन पर लगातार आगे बढ़ रही है, तो समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल अपने 10 साल के सियासी वनवास को खत्म करने में जुटे हुए हैं, इस फिराक में हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार बदलते घटनाक्रम ये साफ इशारा करने लगे हैं कि इस बार का चुनाव पहले से बहुत अलग होने वाला है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रह चुके अलंकार अग्निहोत्री का मामला अब एक अधिकारी के विवाद से निकलकर राजनीतिक शक्ति परीक्षण बन चुका है।
धरने पर बैठा एक अफसर, उसके समर्थन में उतरे सत्ता विरोधी दल और बीजेपी का इसे सियासी स्टंट करार देना यह बताता है कि ये लड़ाई प्रशासन बनाम व्यक्ति की नहीं बल्कि नैरेटिव और कंट्रोल की है। तो इसी बीच अयोध्या से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार का सीएम योगी के समर्थन में पद छोड़ देना और इसका ये कहना कि जिसका नमक खाया उसी का पक्ष लिया, ये वाला बयान न सिर्फ व्यक्तिगत निष्ठा का दावा करता है बल्कि ये भी बताता है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी अब तटस्थता की परंपरागत लकीर से बाहर निकलकर वैचारिक पक्ष चुनने लगे हैं। तो इधर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के बयान से उपजी नाराजगी या सीएम योगी के नेतृत्व का खुला समर्थन, ये इस्तीफा सत्ता के समर्थन में दिया गया एक राजनीतिक संदेश बन गया है। वहीं संभल में 2024 के दंगे भड़काने के आरोप झेल रहे जफर अली की चुनावी तैयारी इस पूरे माहौल को और संवेदनशील बना रही है। संभल में दंगों से प्रभावित इलाकों में ही पोस्टर लगाकर जफर अली न सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं बल्कि साफ ये बताते हैं कि उनका राजनीतिक संवाद किस वर्ग और किस दिशा में है। और इन तमाम घटनाओं को अगर जोड़कर देखिए तो तस्वीर बड़ी साफ है। यूपी की राजनीति 2027 से पहले ही गरमाने लगी है। वैचारिक आधार पर यूपी में अधिकारियों के इस्तीफे और संवेदनशील इलाकों में चुनावी दस्तक, ये इत्तेफाक नहीं है। आज इन घटनाक्रमों के जरिए समझने की कोशिश कि कैसे इस्तीफों और प्रतीकात्मक विरोधों का यह दौर उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नए सियासी समीकरण की नींव रख रहा है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रह चुके अलंकार अग्निहोत्री को लेकर ये जो विवाद चल रहा है अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर पूरी तरह से सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है। स्थिति उनके संभावित चुनावी समीकरण को मजबूत संकेत कर रहे हैं और सरकार के विरोधी दलों का खुलकर उनके समर्थन में भी आ जाना दर्शाता है उन्हें एक ऐसे चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है जो सत्ता के खिलाफ नैरेटिव को धार दे सकता है। खासकर एक पूर्व ऑफिसर होने के नाते उनकी ईमानदार और सिस्टम से टकराने वाली छवि को बुनाया जा सकता है। तो दूसरी ओर बीजेपी द्वारा इस पूरे प्रकरण को सियासी स्टंट बताना भी इस बात का संकेत है कि सत्ता पक्ष भी इस घटनाक्रम को हल्के में नहीं ले रहा है और संभावित राजनीतिक नफा नुकसान को भांप चुका है। तो वहीं अलंकार अग्निहोत्री का धरने पर बैठना केवल विरोध का प्रतीक नहीं बल्कि जनसंपर्क और जन सहानुभूति जुटाने की एक रणनीतिक कवायद के रूप में दिखती है जो अक्सर चुनावी राजनीति की शुरुआती जमीन तैयार करने में काम आती है। तो मौजूदा हालात ये साफ इशारा कर रहे हैं कि यह विवाद अलंकार अग्निहोत्री के लिए संकट से ज्यादा अवसर बन रहा है। साथ ही पॉलिटिकल पिच पर एंट्री के लिए अलंकार अग्निहोत्री का यह बहुत ही कैलकुलेटिव मूव नजर आता है। तो दूसरी तरफ एक पूर्व सिविल अफसर होने के कारण भी अलंकार अग्निहोत्री के पास प्रशासनिक अनुभव, नियम कानून की समझ और सत्ता तंत्र की अंदरूनी जानकारी भी है जिसे वो अपने पक्ष में नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि सूत्र बता रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी अगर विपक्ष उन्हें औपचारिक या अनौपचारिक समर्थन दे देता है तो ये विवाद उनके लिए राजनीतिक लॉन्च पैड भी साबित हो सकता है। गवर्नर बैंक के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। पिछले 24 गवर्नर बैंक के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। पिछले 24 राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। शंकराचार्य जी के ऊपर जो लगातार भाजपा की सरकार उत्पीड़न कर रही है, जो लोग उनसे प्रपत्र मांग रहे हैं, वो अपने योगी होने का प्रमाण पत्र देने का काम करें। अब बात अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पद से इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह की करते हैं। प्रशांत कुमार सिंह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देना महज एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि इसे संभावित चुनावी तैयारियों की ठोस पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह उन्होंने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के विवादित बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा, जिसका नमक खाता हूं उसका पक्षधर हूं, इससे उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक झुकाव और नेतृत्व के प्रति स्पष्टता, निष्ठा सामने आती है। यानी एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रशासनिक सेवा छोड़कर खुले तौर पर सीएम योगी के समर्थन में आना यह संकेत देता है कि प्रशांत कुमार सिंह अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर राजनीति खेलने के मूड में है।